वेलकम टू टीआरएस सर। पॉडकास्ट की शुरुआत में हम झट से लोगों को सिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए खुद का बिजनेस करियर कैसे प्लान करते हैं, एके गुज्जू बिजनेस सीक्रेट्स एंड माड़ू बिजनेस सीक्रेट्स एंड सिंधी बिजनेस सीक्रेट्स। नमस्ते सर। ओके, नमस्कार। आर यू रेडी फॉर बिजली एमबीए? एब्सोल्युटली। ओके, बिजली एमबीए का पहला सवाल, 3 सबसे बड़े टिप्स क्या होते हैं यंग लोगों के लिए ताकि वो लाइफ में बिजनेस खड़ा कर सके? सबसे पहला टिप ये है, कहाँ जाना है भाई, दिशा क्या है, क्योंकि दिशा ही दशा को सेट करेगी। क्यों जाना है, पर्पस क्या है और कैसे जाना है, रास्ता क्या है, ये 3 चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। That's it. ओके, इन सारे क्वेश्चंस को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पॉडकास्ट के दौरान। श्योर। ओके, अगला सवाल। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ओवर टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस की? कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सक्सेस मिलती है ना, तो वो सर पे चढ़ जाती है। वो सोचता है मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, तो उस नशे में वो कोई ऐसा हैजार्डस रिस्क ले लेता है which is not driven by data or the reality, it is driven by his ego. और उसमें क्या होता है कि एक वो जुआ खेलता है। It is very different from a business risk, और वो जुआ अक्सर driven by ego होता है, and it is not backed by numbers, and then जो भी build किया it falls flat on the face. End of the story. Okay. क्योंकि ये एक स्केलिंग बिजनेस स्पेशल है, फैमिली बिजनेस स्पेशल है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म, उनके ओनर्स अपने बच्चों को 3 मेन टिप्स क्या देते हैं अक्सर? देखो, बच्चों को पेरेंट्स का एक ही होता है, मेहनत करो। उनको सब हमेशा ही लगता है यार हमारे टाइम में बड़ी मेहनत होती थी। फर्स्ट इज मेहनत करो, सेकंड इज ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, दोस्तों को भी सोच समझ के बनाओ, और तीसरा ये है कि यार मेरी बनाई हुई चीज के ऊपर ऐश मत करो, अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ, अर्न योर स्ट्राइप्स। वो हमेशा ही चाहते हैं कि ठीक है मैं तो बना के दे रहा हूं, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अलग से क्या किया। तो उनका हमेशा ये एडवाइस भी होती है और ये कंसर्न भी होता है कि जब तक ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, तो मैं जो इनको देने वाला हूं ये उसको भी नहीं संभाल पाएंगे। ओके, अभी इसी सवाल को एक्सपैंड करते हुए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि जो अंबानी फैमिली की 3rd जनरेशन है वो बहुत केपेबल है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस फैमिलीज। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो, इतना इंटेलिजेंटली बिजनेस को डिवाइड किया गया। इट्स नॉट इजी टू डिवाइड रिलायंस एम्पायर, बट उसको डीएनए ऑफ द बच्चों के डीएनए के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लगाए गए, एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट जेन को मैच किया गया। दैट इज वन। सेकेंड चीज ये है, रिलायंस जिस स्केल पे बैठा है, आई यूज द टर्म एस्केप वेलोसिटी, वो ऑलमोस्ट एस्केप वेलोसिटी पे है। पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, गवर्नेंस, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो अगर बच्चे केपेबल नहीं होते तब भी बड़ा मुश्किल होता डिस्ट्रॉय करना, बट बच्चे केपेबल हैं। अपने ग्रैंडफादर को देखा है, अपने फादर को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। तो क्या होता है, जब आप बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो वो डीएनए, वो मेहनत, वो सेल्फ सैक्रिफाइस आ जाता है। दैट्स द रीजन एवरीबडी इज वेरी श्योर दैट दिस जनरेशन इज गोइंग टू डू वेल। ओके, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान ना सर, मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा। बिल्कुल। और जो लोग बिजनेसेस इनहेरिट करने वाले हैं अपने पेरेंट्स से, उनके पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछूंगा एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, अगला सवाल। भारत में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसे बोरिंग बिजनेसेस में होते हैं जो ग्लैमरस नहीं है, क्यों? देखिए, बोरिंग बिजनेस क्या है आजकल के बच्चों के लिए? उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री में जाना, शॉप फ्लोर पे जाना, लेबर से मगजमारी करना, मशीन्स को देखना, क्वालिटी को देखना, एंड इट इज रेपिटेटिव। बट अगर हम एमएसएमईज को देखें, जितने भी एमएसएमईज हैं, ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यार बोरिंग है। लेकिन अगर हम जरा ध्यान से सोचें, कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के बिना बड़ा हुआ है? ट्रेडिंग के दम पे कौन सा बड़ा हो गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लेकिन उसमें मजा नहीं आता क्योंकि उसमें रेपिटेशन है। सो ये कहावत सही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा है, पेशेंस रखो। इट इज फीडिंग योर बिल्स, इट इज फीडिंग यू नो ऑल योर, जो अभी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो उसके साथ भी चलना सीखो। हर वक्त ग्लैमरस चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, मेरा खुद का भी एक बिजनेस है, इट्स अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, Yeah. मीडिया एजेंसी है, बहुत ग्लैमरस कंपनी मानी जाती है, मंक एंटरटेनमेंट, ठीक है, बट वी हैव बिल्ट इट ओवर 7 years और हमने घिसाई देखी है, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस देखे, एंड एट दिस पॉइंट ना एज यंग बिजनेस प्रोफेशनल्स ये पता चला है कि यार एट सम पॉइंट ना कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहिए जहां रिपीटेबिलिटी फैक्टर हो प्रोडक्ट में, where you can design a product once and keep growing it forever. ये आपने बहुत ही अच्छा बोला है, क्योंकि अगर हम कस्टमाइज चीजें कर रहे हैं ना जितनी बार, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपका डिजाइन बन गया आपका, इफ इट इज अ मास प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग देन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने मेहनत करी, देन यू कैन रीप द बेनिफिट्स फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो बिजनेस आपने बताया, भैया रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है, और अगले दिन कुएं की खुदाई और अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता है सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी अब तक ये समझ गई है कि जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है वही कूल बिजनेसेस है आज के जमाने में। वो फेज गया जहां बिजनेस का कूल होना या ना होना उनके रेज्ड कैपिटल पर डिपेंडेंट था। एट दिस पॉइंट पीपल अप्रिशिएट बिजनेसेस दैट मेक मनी, और मैं मानता हूं कि भारत में, मॉडर्न डे भारत में 99% ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर रिपीटेबिलिटी बेस्ड। बिल्कुल ठीक है, एक ऐसी चीज जो आप दोहरा सकते हो राइट, हर दिन, हर साल, एंड देन लर्न टू स्केल इट। यस एब्सोल्युटली, फेयर टू से, बिल्कुल ठीक है। उसकी कोचिंग देंगे आज। ओके, मूविंग ऑन। हमारे देश के सबसे आइकॉनिक ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। 160 सालों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहे हैं। They've grown their overall group of businesses. तो उनकी 3 बिजनेस सीक्रेट्स जानना चाहूंगा। ठीक है, आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन। पहली चीज ये है कि टाटा की जो पूरी फैमिली रही है, राइट फ्रॉम फाउंडर टिल रतन टाटा, कभी भी मालकियत वाली फीलिंग ही नहीं थी। कस्टोडियनशिप, भैया मैं कस्टोडियन हूं अगली जनरेशन का, मैं मालिक नहीं हूं इसका कि मेरे को ऐश करनी है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो सोसाइटी के लिए गिव बैक वाली चीज है, अब हम लोग यू नो CSR आ गया, 2% दे दो, उस समय कोई रूल नहीं था, बट यू नो वे बैक 70 years back, you know there was a crash in the factory for women. You know there were benefits that did not exist in corporate India जो टाटास देते थे। So concern for society, give back to society and take care of your employees, ये जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहे उनके, बट आई विल एड अ 4th वन। बिजनेस कहीं भी जाए, वैल्यू सिस्टम से जीरो कॉम्प्रोमाइज। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु वर्क विद टाटास, कई बार वो कहते हैं यार स्पीड मनी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड मनी? वो कहते हैं भाई ऐसा कोई बात नहीं, स्लो कर लेंगे, पैसा नहीं देंगे। सो टू बी एबल टू स्टैंड ग्राउंड कि ठीक है यार बिजनेस का लॉस होगा, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा, वैल्यू सिस्टम। तो ये 3 के आपने 3 बोले, मैंने चौथा भी ऐड कर दिया। आई थिंक दैट इज वेरी रेयर, और अगर ये वैल्यू सिस्टम्स मेंटेन हो जाते हैं, यू नो आई थिंक दिस कंपनी इज देयर फॉर इटर्निटी। और ये लेसन सबको सीखना चाहिए। सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र। Yeah, I like it. Yeah, that's very nice. Yeah. Okay. एक और हाइपोथेटिकल प्रैक्टिकल सवाल। आपके अनुसार हमारे देश के सुपरस्टार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को क्या कहेंगे बिजनेस के बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है। बिल्कुल। आर्यन खान को क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे, बेटा तूने मेरे को देखा है ना, मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, और मैंने अपनी क्या हालत कर ली है। इज एग्जैक्टली ऑफ माई एज। ओके, ही हैज टू फर्स्ट टेल, बेटा ऐसे ही शाहरुख नहीं बन जाता। शाहरुख बनने के लिए 14, 16, 18, 20, 22 घंटे काम करना पड़ता है, और इतनी वेल्थ, इतनी शोहरत आने के बाद भी आई एम नॉट सिटिंग ऑन माई लॉरेंस, अब तो मैं बन गया। तो सबसे पहले वो सिखाएगा जो मैंने शुरू में आपने पूछा, मेहनत, वो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा,
शाहरुख का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबको साथ लेकर चलो. रिस्पेक्ट. ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, वेदर इट इज अ फैन, वेदर इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स. He knows how to respect people. I think that is the second tip he is going to give him. And third, he will tell, I'm sure, to Aryan कि बेटा अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखो, हम कहाँ से उठ के आए हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी दिमाग में नहीं चढ़ा मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ. तो बेटा ग्राउंडेड रहना, हवा में मत तैरना, क्योंकि हवा में तैरोगे ना तो ऊपर वाला रास्ता आपका कहीं ना कहीं आपको गिराता है. I think these are the three things I'm sure he would be telling Aryan. पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से क्या कहेंगे? पर्सनल फाइनेंस से वो ये कहेंगे कि देखो दोस्त, ऐसा है कि एक होती है पर्सनल वेल्थ, ठीक है, उसको इंसुलेट कर लो बिजनेस से, जिससे कि बिजनेस ऊपर नीचे होता भी रहे. तो आपका जो एक लाइफस्टाइल की आपको एक आदत पड़ गई है, सो वो आपकी चलती रहे. सो आई एम श्योर ही विल क्रिएट दोज आयरन वॉल्स which any smart business family does, कि यार ये मेरी पर्सनल वेलबींग के लिए, हम रोजी रोटी आप समझ जाओ, those cars, that lifestyle, and separate that from the business. I think that would be his very important advice, because business, despite being a good leader, anything can happen. Business का मतलब risk है. It can be because of you, it can be in spite of your best efforts. I think that's what he will definitely tell him. Because Shahrukh has also come from humble beginning, और जो अम्बल बिगनिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की छाप छोड़ देती है, और 2-3 जनरेशन तक वो रहती है. सो आई एम श्योर ही विल से बॉस ये चीज तो सिक्योर करके चलो. अक्षय कुमार सर आए थे शो पर, उनसे भी मैंने ये पूछा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिडिल क्लास का लड़का है अभी भी. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ही इवन सेड दैट उस वजह से मेहनत हो रही है. बिल्कुल ठीक. तो इट्स अ सुपर पावर ऑलमोस्ट, आई फील. यस. तो हमने यहाँ टाटास की बात करी है, अंबानीज की बात करी है, शाहरुख खान की बात करी है. आपसे थोड़ा एक गुगली सवाल पूछना है कि ये जो टॉप ऑफ द टॉप लोग होते हैं भारत में, इनकी पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्सर क्या होती है? देखो ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इनकी ये होती है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. पहली चीज ये है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. दूसरा, डोंट ट्रस्ट वन वेल्थ मैनेजर, हैव मल्टीपल वेल्थ मैनेजर्स. तीसरा, take a mix of people you know who are managing your wealth, take a mix of people you don't know, pure professional. I think कोई भी स्मार्ट बंदा इन तीनों चीजों से चलता है, because this is the only way to diversify and mitigate your risk. सारे अंडे ना तो एक बंदे के पास डालने हैं, ना एक असेट क्लास में डालने हैं, ना ये मेरा दोस्त है इसको देने हैं. दोस्त भी है और प्रोफेशनल भी है. I think this is what they follow, and no wonder they do well. I mean, if you see last 3-4 years, and that's what, if you see any studies, I mean, the wealth of the richest people in the country in 3 years would have more than doubled, maybe 2.5x. क्या? यही सीखना है हमारे देश के मिडिल क्लास को. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि वहां तक कैसे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद और आगे कैसे जाए. टू फर्दर दैट क्वेश्चन सर, माना जाता है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली लैंड. सच है ये? बिल्कुल सही है. ओके. क्योंकि देखो क्या है कि लैंड के साथ ना एक हमारी आस्था जमी हुई है कि भाई जमीन जायदाद सोना. सो जमीन सबसे पहले आती है, बट अगेन इट डिपेंड्स आप किस नेटवर्थ की बात कर रहे हो. इफ यू आर टॉकिंग समबडी विद multi-thousand crore sort of asset base, then he would have maybe 25-30% in the land and in others. You get my point? But जिसकी नेटवर्थ थोड़ी कम है, maybe the proportion of land may be higher in that. क्योंकि इंसान के दिमाग में ये घुसा हुआ है, क्यों जमीन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक तो जमीन को बेच के नहीं खा सकते. आज मेरा खर्चा आया तो यू आर फोर्स्ड, इट्स अ फोर्स्ड लॉकिंग. दूसरा, सबको पता है कि गॉड हैज स्टॉप्ड मेकिंग लैंड, और बढ़ेगी. वाह. तो भैया जमीन में लगाओ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चौकी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए डालते हैं. बट एज आई सेड, वंस यू रीच अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज देन यू ऑल्सो गेट वेल्थ एडवाइजर्स हु विल एक्सप्लेन यू कि सर लैंड के अलावा भी अदर एसेट क्लासेस हैं. बट अप टू अ सर्टन नेटवर्थ, आई एम सेइंग से अबाउट 50% or maybe closer to 50% would be in land.